सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बारिश एंजॉय कर रहे होंगे और पकौड़े शकोड़े खा रहे होंगे। खैर, तलहा हमें थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे क्योंकि बारिश हो रही है तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं। सबको पता है सड़कों की क्या सूरत हाल है इस वक्त। एक तो बारिशों ने हमारा बुरा हाल किया है, जो कि सड़कों का हाल है, हम कहीं जा आ नहीं सकते। और दूसरी बात, कल के इंतज़ार ने, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना था उसके इंतज़ार ने भी हमारा बुरा हाल कर दिया कल पूरा दिन। लेकिन आखिरकार फाइनली कल रात को फैसला आ गया और फैसला परवेज़ इलाही के हक़ में आया। इसके काफ़ी जश्न भी हुआ, सब लोग बहुत खुश थे। सियालकोट में और दीगर सूबों में काफ़ी आतिशबाजी भी हुई, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, और अगर हम देखें सियालकोट में बहुत ज़्यादा आतिशबाजी हुई है और लोगों ने काफ़ी जश्न मनाया है। काफ लीग के जो कारकुनान थे और पाकिस्तान, उन्होंने बहुत ज़्यादा जश्न भी मनाया है, आपको दिखाएंगे। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी जो है वो की गई, गवर्नर हाउस में नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो इस वजह से कल रात को ही उन्होंने ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी उठा ली परवेज़ इलाही ने, चौधरी परवेज़ इलाही ने। और इसके अलावा ये तो हम सब जानते हैं कि मुल्क भर में जश्न का समा है और हमजा शहबाज की जो काबीना बनाई गई थी पंजाब असम्बली की, वो भी जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। और अब देखें सूरत हाल क्या है। काफ़ी नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। आपको दिखा भी दें, कुछ वीडियोस हैं, ये देखें। नई उम्मीद, नई सुबह, आप देख सकते हैं किस तरह से कारकुनान जश्न मना रहे हैं। और आज भी इमरान खान ने ऐलान किया है जश्न मनाने का कि उनकी एक तारीखी जीत है। अलबत्ता पीडीएम इस बात से थोड़ी सी खफा है, नाराज़ है, जबकि ये वही जज पैनल था जिसके ज़रिए इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी। उस वक्त इन्होंने इसका फैसला बड़ी खुशी खुशी मंजूर किया था, लेकिन अब चूँकि फैसला इनके हक़ में नहीं आया है तो पीडीएम नाराज़ दिखाई दे रही है और इस फैसले को मानने से इनकार कर रही है। लेकिन ये अब बहुत अच्छी बात है, हमें इस चीज़ पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया और सही, सच और हक का साथ दिया, इंसाफ का साथ दिया और इंसाफ सबको मिला। आप देख सकते हैं इस तरह की काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे इसके अलावा और बहुत सी वीडियोस भी वायरल हुई हैं, कुछ ट्वीट्स भी बहुत सारे वायरल हुए हैं। लोग तरह तरह के जो है वो दोनों तरफ, हम कह सकते हैं, कोई फेवर में है, कोई फेवर में नहीं है। इस फैसले के दोनों तरफा हमें एक डिफरेंट देखने को मिलती है। ट्वीट आप भी देखिए, सबसे बेहतरीन एक ये मैसेज है, मुझे क्यों निकाला, अब छोटे सैशे में भी दस्तयाब। ये भी बहुत एक मज़े का है, मुझे क्यों निकाला, अब छोटे सैशे में भी दस्तयाब। लोग किस तरह से ट्वीट करते हैं। और ये देखें, हमजा के लिए कोई वजीफ़ा बताइए, नौकरी में बंदिश है। ये ट्वीट है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो किसी सऊदी के पास गए, उनसे मांग रहे हैं कोई वजीफ़ा बता दें। जी, बहरहाल खैर, ये इस तरह के हमें मुख्तलिफ जो है लोगों के रद्द-ए-अमल देखने में सामने आए हैं। लोग मजाक भी बना रहे हैं, तफरीह भी कर रहे हैं, फ़नी वीडियोज़ भी बना रहे हैं। और जिस तरह से जश्न का माहौल है, सब लोग ऐसा लग रहा है कि इंतजार कर रहे थे। मिठाइयाँ तकसीम हुई हैं और बहुत ज़्यादा लोग खुश थे। शायद लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का ही फैसला हमें देखने को मिले। आप देख सकते हैं ट्रैक्टरों पे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाए घूम रहे हैं, आतिशबाजियाँ हो रही हैं, खुशी का सा माहौल है, रक्स करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। स्पीकर की जब रूलिंग को कल अदम करार दे दिया और चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के CM नामजद, उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है, अब तो सब बहुत ज़्यादा सब लोग खुश हैं। खैर, इस बारे में हम बात करते रहेंगे। अब देखना यह है कि अगला लाहे अमल क्या होगा, क्या कोई एक और ख़त आ सकता है, नहीं आ सकता, कि सुनने में तो ये भी आ रहा है। इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कल अदम करार दे दिया। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ारत आला के इंतखाब में फातेह करार। फैसले पर इमरान खान का इजहार तशक्कुर। आज शाम जश्न मनाने का ऐलान। परवेज़ इलाही की किस्मत का सितारा उरूज पर एक बार फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला का मनसब हासिल हो गया। रात गए तकरीब, हल्फ बर्दारी, काफ लीग और खिलाड़ियों की पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात भर जश्न।
मौसम के बदलते हसीन रंग, सुबह से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला फिर शुरू। बलूचिस्तान में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश के बाद अबतर सूरत हाल, महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। और डॉलर की उड़ान, पाकिस्तानी रुपया मजीद लागर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपया होकर 233 रुपए हो गया। जी, तो बात करते हैं आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट की, जो कि है पंजाब हुकूमत बदल गई है। हमजा शहबाज अब वजीर आला नहीं रहे। इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही के हक में बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आ गया है। पाकिस्तानी सियासत का मंजरनामा यकदम तब्दील हो गया है। इसी अहम इशू पर गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम वकास अब्रेज साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। जी, बैरिस्टर साहब, पहले ये बताइएगा कि क्या कहेंगे जिस तरह की जीत देखने में सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है। पहला मेरा ये सवाल है, बल्कि तमाम लोग यही कह रहे हैं कि जब फैसला इतना आसान था और सबको पता था कि यही होना है कि आर्टिकल 63 के तहत, तो फिर इतना लंबा टाइम क्यों लगा फैसला सुनाने में, इतनी ताखीर क्यों हुई? देखिए, फर्स्टली आई मस्ट से आई वाज हाईली एंटिसिपेटिंग एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इसी तरह का फैसला आएगा। जो ऑब्जर्वेशन थी, जो रिमार्क्स थी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टिल द लास्ट डे, इसी तरह थे और यही क्वेश्चन और क्यूरीज जो थी वो तमाम वकला के सामने रखेगी। अब वक्त क्यों लगा? चार दिन का इस पे वक्त लगा। मेरे ख्याल में तमाम फरीकैन को सुनना एन करीने इंसाफ था। It is the principle of natural justice, OD ultimum partem, that no one should be condemned unheard, कि किसी को सुने बगैर कार्रवाई ना की जाए। तो जजेस ने बड़ी पेशेंस हेयरिंग रखी, तमाम वकला के दलाइल सुने, चाहे वो जो शुजात के तरफ से कोई पेश हुआ, चाहे हमजा शबाशी की तरफ से या जो स्पीकर की तरफ से जो मेन जिन्होंने रूलिंग जारी की थी। तो मैं समझता हूँ कि तमाम वकला को सुना गया, प्रॉपर हेयरिंग की गई और तफक्कुर तदब्बुर करने के बाद एक अच्छा फैसला किया गया। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम इत्तेहादी पार्टियों ने इनको मलाइन करने की कोशिश की, कोर्ट को स्कैंडलाइज किया, इंटरपोल कोर्ट के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, मैं ये समझता हूँ ये काबिल अफसोस है। और इससे पहले कभी ये भी नहीं हुआ कि अदालती प्रोसीडिंग्स का बाइकाट किया गया हो। ये भी एक चीज़ जो थी बड़ी काबिल अफसोस थी और काबिल मजम्मत भी है कि हमारी आला अदलिया है, यही अदलिया कभी पीटीआई के केस भी फैसला दे देती है। तो अगर आज ये फैसला इन तमाम इत्तेहादी पार्टियों बाशमूल नून लीग के खिलाफ आया है, तो इन्हें हंदा पेशानी और जां पेशानी से इस फैसले को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल। वैसे तो यही वो जज पैनल था ना जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, तो यही जजेस उस पैनल में शामिल थे ना? यही पैनल था। तीनों जजेस पैनल में शामिल थे। जब कासिम सूरी की जो जजमेंट थी, जो उनकी रूलिंग थी, उसको स्ट्राइक डाउन किया गया था और 111 सफ़ात पे मबनी फैसला जारी किया गया था, उस वक्त भी यही पैनल था। और मेरे ख्याल में एप्लीकेशन की तरफ से फाइल कर दी गई थी और जो प्रॉपर तरीका था वो यही था कि कोर्ट में इस एप्लीकेशन को आर्ग्यू किया जाए और इस एप्लीकेशन को आर्ग्यू करने के बाद ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट के कोर्ट जो है वो लार्जर बेंच बनाता है, फुल कोर्ट बनाता है या नहीं बनाता। तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और पाकिस्तान की गुज़िश्ता 30 से 35 साल की जुडिशियल और पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखे तो फुल बेंच जो है वो बहुत कम बैठा है। कोई 3 या 4 ऐसे केसेस थे जिसमें 4 या 5 केसेस में कहा जा रहा है कि सिर्फ बैठा है। 17 केसेस में कहा गया था, लेकिन सिर्फ 4 से 5 केसेस में बैठा है, ऐसे ही है? बिल्कुल इसी तरह है। तो मैं ये समझता हूँ ये जो फैसला आया है वो बड़ा ज़बरदस्त था और 2 इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी गई थी। जो पैराग्राफ नंबर 8 में इसमें मेंशन की गई थी, तमाम वकला जो कि रिस्पोंडेंट थे, जो स्पीकर की तरफ से, जो हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से, जो शुजात की तरफ से, उन्होंने 3 जजमेंट्स पर रिलाई किया। एक 2015 की थी रावलपिंडी बेंच की और 2 जजमेंट थी 2018 की SCMR, जिसमें जुल्फकार अहमद भुट्टा की जजमेंट थी और एक सरदार साहब की जजमेंट थी। सही। तीनों जजमेंट पर रिलाय करने का पर्पस ये था कि ये चीज स्टैब्लिश करना चाहते थे कि ये पार्टी हेड का इस्तकाक है कि वो डायरेक्शन जारी करे अपने तमाम मेंबर्स को कि किसको वोट कास्ट करना है और किसको वोट कास्ट नहीं करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस चीज से कन्विंस नहीं थी और पैराग्राफ नंबर 8 में सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग दी है कि वो जजमेंट रेलिवेंट नहीं है, इसलिए कि जिस जजमेंट पर ये रिलाई कर रहे हैं कि ये पार्टी हेड की डायरेक्शन होनी चाहिए, जो शुजात की डायरेक्शन होनी चाहिए, वो चीज़ जो फैसले का हिस्सा ही नहीं था जिस जजमेंट का इन लोगों ने हवाला दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने विद अ ग्रेट रीजनिंग, पेशेंस हेयरिंग के साथ, तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद
ये बड़ा जबरदस्त बहुत फैसला बेहतरीन किया है। फैसला सुनाया। सही हमारे साथ रहेगा बैरिस्टर साहब, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत चीमा साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया है, इनको भी साथ रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत चीमा साहिबा, वेलकम टू दुनिया बोल है और बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत शुक्रिया पोल को भी, पोल के देखने वाले तमाम नाज़रीन को भी मुबारक हो। जी खैर मुबारक। जी अल्लाह का शुक्र है कि कल पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जीती और अवामी मैंडेट के मुताबिक और आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया है। ऑल्दो इन सारे जो डाकू एसोसिएशन थी, इन्होंने जो एक प्रेशर डालने के लिए जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह से धमकाया, बाइकआउट किया, एनआरओ लेने की कोशिश की मरियम ने, कि फिर नवाज शरीफ भी, भाई कहाँ सीएम का इलेक्शन, 186 हमारा वोट है, उसका क्या ताल्लुक कि नवाज शरीफ जेल नहीं जाएगा। तो ये हमेशा ही ये धों से, धांधली से, धक्के से, ब्लैकमेल करके, और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इनके पास कोई ऐसे ब्लैकमेलिंग टूल्स नहीं थे इन तमाम तीनों ऑनरेबल जजेस के लिए। सही, लेकिन मुसर्रत साहिबा अब क्या करेंगे, क्योंकि मरकज में शहबाज सरकार है और सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में अब उनका वजीर आला है, तो अब आपको क्या लगता है कि आगे मामलात कैसे तय होंगे? मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं, देखें हमारी केपीके के अंदर भी गवर्नमेंट है, कश्मीर में भी है, जीबी में भी है, इसी तरह पंजाब में भी होगी। नहीं, हम लेकिन अपना काम करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है सोचना तो अब इस टोले ने है कि आप क्या 1 किलोमीटर के आपने प्राइम मिनिस्टर बन के, तो क्या पहले आपने क्या कमाई कर ली, क्या मैं पंजाबी में कहूँगी क्या खट लिया है, यही कि पाकिस्तान को आप एक ऐसे रास्ते के ऊपर ले गए हो जो डिफॉल्ट की तरफ तेजी से जा रहा है। आपने चलती फिरती इकोनॉमी को रिवर्स गियर लगाया। आप जाने जाते हो शहबाज स्पीड, जो स्पीड आपने, हाँ केसेस को अपने को जो FIA के अंदर इन्होंने जो रद्दोबदल किए, खैर अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तकर्रियां, उन्होंने, उनकी कोई इस वक्त हैसियत नहीं है, लेकिन ये आए थे, देखें ये NRO लेने के लिए आए थे, अपने केसेस को खत्म करने आए थे, वो इन्होंने किए। आपको मैं बताऊं इस्लामाबाद के अंदर प्राइवेट बिल्डिंग्स लेके धड़ाधड़, और वो जो लोटा अजीम जो कि पूरे आलम में पहचाना जाएगा, नूर आलम जी। लेकिन मुसर्रत साहिबा मेरा सवाल वही है कि जैसे देखें आपकी हुकूमत है, KPK में है, पंजाब में है, लेकिन हर जगह आपकी हुकूमत अभी नहीं है। जैसे अगर हम मेन मरकज़ की बात करें इस्लामाबाद में, वहाँ पे ऐवान में तो शहबाज हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, तो सिस्टम आगे चलेगा कैसे? मेरा सवाल ये है कि सिर्फ सेंटर में हमारी हुकूमत नहीं है, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी आज तो पंजाब की सिचुएशन शुक्र है कि थोड़ी नॉर्मलाइज हुई है। पहले गैर आईनी तौर पर 3 माह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, 12 करोड़ का सूबा, लॉलेसनेस की यहाँ पे इन्होंने हदें पार की, लेकिन अभी इसका सोल्यूशन यही बनता है। देखिए हम तो बारहा इनको कह रहे हैं कि अब फ्रेश मैंडेट लेके ही आना पड़ेगा, हमें नए इलेक्शन में जाना पड़ेगा, इंतखाबात ही। तो अभी क्या आप लोगों का आगे का इरादा है, आप लोग असेंबली डिसॉल्व करेंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे या इलेक्शन का मुतालबा करेंगे? अगर आप फेडरल हुकूमत की बात करें ना, तो 2 वोटों पे खड़ी है, तो वो तो किसी वक्त भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कौम को दोबारा हम गुड न्यूज देंगे। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के और अगला लाया अमल बनाना चाहिए, और फेयर, फ्री और फ्रेश इलेक्शन के लिए जो भी लवाजमात हैं वो पूरे करके तो हम तमाम जमातों को आगे नए इलेक्शन में जाना चाहिए। बिकॉज उसकी वजह मैं बताती चलूं। जी जी बिल्कुल। इस वक्त जो हालात हैं वो नॉर्मल नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, पाकिस्तान के आप देखें कि श्रीलंका के अंदर जो इस वक्त हालात हैं बड़े दर्दनाक हालात हैं। तो पाकिस्तान के साथ ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था उसने फायदा इनको पहुंचाया है कि नहीं, ये बाद में तारीख तय करेगी, फैसला होगा, लेकिन उसका जितना नुकसान 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं, जो मईशत को हुआ है, जो महंगाई हुई है, बहुत नुकसान इन्होंने कर दिया है, बहुत ज्यादा हो गया है। मजीद नुकसान से बचने का एक ही तरीका है कि हम सारी जमातें बैठ के एक ऐसा इंटरम सेटअप कायम करें जिसको तमाम जमातों की बैकिंग हो, मिल के फैसले करके और आने वाले इलेक्शन के लिए सारी चीजें तय करके एज अर्ली एज पॉसिबल पाकिस्तान के अंदर जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हमारे तमाम मसाइल
बढ़ेंगे जरूर, कम नहीं होते हुए मुझे नजर आ रहे। सही जरूर है कि पंजाब में जो बरबरियत का दौर था, गुरूर तकब्बुर का दौर था, सही, पंजाब का फैसला तो आ गया है जी। मुसर्रत साहिबा, बैरिस्टर साहब हमारे साथ हैं, इनसे एक सवाल करना चाहूंगी कि बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि ऑलरेडी फैसला तो आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का परवेज़ इलाही के हक में, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है, खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि कहीं एक और ख़त अगर आ गया तो जो काफ लीग के 10 मेंबर्स हैं उनको डिसीट भी किया जा सकता है खत के जरिए, ऐसा हो सकता है? देखिए ये तो चीज बड़ी क्रिस्टल क्लियरली आइन के अंदर जो है वो अनंसिएट और न्यूमरेट कर दी गई है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। इस पे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मुत्तफिक थे कि ये पार्टी हेड का इस्तकाक है कि अगर वो डिक्लेरेशन स्पीकर को मूव करता है कि ये 10 लोग जो थे इन्होंने पार्टी की डायरेक्शन की वायलेशन की है, स्पेशली जो उन्होंने लेटर जारी किया था, तो एट द सेम टाइम उन लोगों के खिलाफ जो डिक्लेरेशन स्पीकर को भेजी जाएगी, अगर स्पीकर फर्दर आगे ना भी भेजे तो विद इन 2 डेज वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने चली जाती है, जिसपे 30 दिन में उन्होंने फैसला सादर करना है। और माजी करीब के अंदर हमने देखा भी कि 25 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया भी गया, जिसमें 20 सीटों पे नशिस्तों पे इंतखाबात भी हुए। मैं ये समझता हूँ ये जो एक तरीका का ऑप्ट किया जा सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर जो शुजात चाहें तो जहां तक जो प्रोसीडिंग्स थी उसको यहीं पे रोक दी और इसके बाद फर्दर कोई एक्शन अगर नहीं लेते, कोई डिक्लेरेशन मूव नहीं करते, तो अल्टीमेटली जो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार है उससे बचा जा सकता है। और अगर ये फिर इंतखाबात की तरफ आते हैं तो फिर हम एक नए बहरान की तरफ जाएंगे। जिस तरह मुसर्रत जमशेद चीमा साहब ने बात की, इस वक्त हमारा मुल्क इन तमाम चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं है, हमें एक फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहिए। सही, हमें फ्रेश मैंडेट की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर वक़ार साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने अपनी अपनी राय से हमें आगाह किया और बिल्कुल हमें साफ शफाफ इलेक्शन की जानिब जाना चाहिए, क्योंकि मईशत का जितना बुरा हाल हुआ है पॉलिटिकल अनसर्टन सिचुएशन की वजह से, ये बात हम सब जानते हैं, डॉलर कहाँ गया है, महंगाई कहाँ जा रही है, आवाम चक्की में पिस रही है गुर्बत की, ये बहुत बड़ा एक अहम सवाल है। खैर, इसी के साथ ही एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है। स्टे ट्यून विद अस, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और जिस तरह की सूरत हाल मौसम की इस वक्त मुल्क भर में चल रही, हमने सोचा क्यों ना हम आपको मौसम की सूरत हाल से भी थोड़ा सा कुछ अपडेट कर दें, आपको आगाह करें। तो आपको बताते चलें कि आज से बालाई सिंध में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है और 3 दिन बाद यानी कि 30 जुलाई से कराची में दोबारा बराने रहमत का इम्कान है। लेकिन हमारी इंतज़ामिया रहमत को जहमत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, इसलिए ज़रा हम मौसम की सूरत हाल पे अपडेट कर रहे हैं आपको, और मानसून के तीसरे स्पेल पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू जारी रखेंगे, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त ये है कि सिंध भर में हालात तशवीशनाक हैं। ठट्टा और बदीन में सैलाबी कैफियत है और कच्ची आबादी में रहने वाले अब बेघर हो चुके हैं। सक्खर और लाड़काना में भी बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा है। मोरों की अगर हम बात करें, दादू जामशोरों में भी बड़ा सैलाबी रेला आने का खतरा पैदा हो गया है। इसी हवाले से हम आपको दिखाते भी चलें कि ये देखिए, आप जिसे देख सकते हैं स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि कराची में भी बादल अभी हैं, बारिश हो रही है, लेकिन ये आगे जा रहे हैं। हैदराबाद में बादल हमें इतने नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में भी बादल हैं, बारिश होने का इम्कान है। कोयटा में भी बादल काफ़ी सारे हमें दिखाई दे रहे हैं, आप ये देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर। कोयटा में भी काफ़ी बारिश होने के इम्कानात हैं, बारिश हो सकती है काफ़ी गरज चमक के साथ, क्योंकि बादल हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा जी, कराची में आज रात 12 बजे के बाद भी सूरत हाल तब्दील हो सकती है, लेकिन अलबत्ता ये नीचे है कराची, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और अलबत्ता 30 जुलाई से एक नया सिस्टम कराची में एंटर होने वाला है। सिंध में बारिशों का सिलसिला जारी होने वाला है, लेकिन उस हवाले से हमारी क्या तैयारी है हुकूमत की, अभी तो फ़िलहाल सड़कें हमें साफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन आगे क्या सूरत हाल है ये हमें नहीं पता। इसी हवाले से हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौसमियात अवैस हैदर साहब, उनसे कुछ अपडेट लेते हैं। तो जी अवैस हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है। गुड मॉर्निंग आप लोगों को, कैसे गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक। आप बताइए, आप भी इस वक्त लगता है बारिश हो रही है, आप वहीं खड़े हुए हैं, आपको स्क्रीन पे देख के नजर आ रहा है, हमें बारिश हो रही है अभी भी बाहर? जी, कराची का काफ़ी
खुशगवार आगाज़ हुआ। रात को भी कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हैवी रेनफॉल की इत्तलात मौसूल हुई और हमारे डेटा रिकॉर्ड के मुताबिक कराची शहर में गुज़िश्ता रात से अब तक जो है 10 to 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। कुछ इलाकों में जो है 18 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल का सिलसिला इस वक्त कराची शहर में जारी है, क्योंकि जो गुज़िश्ता लो प्रेशर एरिया जिसने हमारे लैंड को इफेक्ट किया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे एरियो को अर्बन फ्लडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का सामना करना पड़ा। अब हम ये देख रहे हैं कि वो सिस्टम तो ईरान की तरफ और ओमान की तरफ जाके अरेबियन सी में वीक हो चुका है, लेकिन वहाँ बारिशों का सबब बन रहा है और मानसून का ट्रफ इस वक्त जो है हमारे रीजन को अफेक्ट कर रहा है। दूसरी जानिब जो है एक सर्कुलेशन राजस्थान में फॉर्म हुई थी जो कि अब सिंध में एंटर हो रही है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न सिंध, सेंट्रल सिंध में बारिशों का आगाज़ हो गया है। कराची शहर के साउथ में इस वक्त एक हैवी क्लाउड मास मौजूद है जो कि कराची शहर में वक्फे से बारिशों का सबब बन रहा है। दूसरी जानिब आज हम मजीद देखेंगे कि बलूचिस्तान की सूरत हाल तो ऑलरेडी वैसे ही आपके सामने सही। तो अवैस 30 जुलाई से जो एक नया सिस्टम आने वाला है बारिशों का, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कितनी बारिशों के इम्कानात हैं उसमें? देखिए, अगर 30 जुलाई के सिस्टम की बात की जाए तो अभी वो सिस्टम इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ कंडीशन जो है अनफेवरेबल है उस सिस्टम के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो सिस्टम जो है नॉर्थ की तरफ मूव हो जाए और सेंट्रल पाकिस्तान को ज़्यादा मुतासिर करे। तो अभी हमें वो सिस्टम कराची और सिंध में जो है इतना नहीं है। ठीक है जी, कोई जी बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ कराची के दीगर इलाकों में चल सकती हैं। बलूचिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल है। आज से जो है पंजाब में बारिशों का सिलसिला भी आज भी जारी रहेगा। साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, इस्लामाबाद और लाहौर में मजीद बारिश है। मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद में काफी बारिश है। कोयटा से हमारे साथ आजम उल्फत मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है कि वहाँ पे आज बारिशों के बहुत ज्यादा इम्कान है। जी बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त कोयटा की? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में तो आज मतला अबर आलूद नहीं है और धूप निकला हुआ है। 2-3 हफ्तों के बाद आज कोयटा के शहरियों को धूप नज़र आ रहा है, जबकि बलूचिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं और मक्रान डिवीज़न है वहाँ वक्फे से गुज़श्ता रात से सिलसिला जारी है, जबकि अब तक इन बारिशों से 104 अफराद जिनमें बच्चों की तादाद ज़्यादा है जहाँ बक हो चुके हैं। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से वफाक से 50 अरब रुपए के पैकेज का मुतालबा भी सामने आया है और साथ साथ सूबाई हुकूमत ने आज 9 करोड़ 24 लाख रुपए जारी कर दिए इन मुतासरीन की बहाली के लिए। दूसरी जानिब PDMA बलूचिस्तान ने सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं वो मक्रान डिवीज़न है और नसीराबाद, जाफराबाद, वहाँ पे आज भी सैलाबी सूरत हाल है और लोग शदीद मुश्किलात का शिकार है। PDMA बलूचिस्तान ने सर्वे का काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक सर्वे इनके सामने नहीं आए कि कितना तखमीना लगाया है, कितने लोग इससे मुतासिर हुए हैं, कितने इलाके यानी कि बहुत बुरी सूरत हाल है बारिश के बाद भी बलूचिस्तान 24 जी अब भी बलूचिस्तान जो है ना मुल्क के दीगर शहरों से इनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। अब जाने वाले जोब रास्ता वहाँ भी पुल टूटने के बायस गिरने के बायस वो रास्ता भी बंद है। सही, रास्ता बंद है पुल टूटने के बायस। सही है जी। तलहा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि बारिश हो रही है। तलहा थोड़े लेट हो गए थे लेकिन पहुँच गए। बहरहाल तलहा जी कैसे पहुँचे आप? आराम से पहुँच गए? मसला तो नहीं हुआ? रोडों के क्या हाल हैं? वर्दा, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूं कि आपने शायद मेरा जिक्र किया है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन यकीनन ये टेक्निकल ग्लिच हम दूर कर देंगे, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच पाएगी। लेकिन इस वक्त कराची में जो बारिशें हुई हैं उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है इंतहाई अफसोसनाक है। हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत ने 2020 से ही इस तरह की बारिशों का सिलसिला मॉनिटर कर लिया था कि हालात ऐसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर नहीं किया गया। क्या किया गया? बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े पाइप्स खरीद लिए गए ताकि पानी का अखराज किया जा सके, पानी को निकाला जा सके, एमरजेंसी में हेल्प की जा सके। बट सैडली हम देखते हैं कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स दुनिया भर में बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, चाहे वो NED के इंजीनियर्स हो, नस्ट के इंजीनियर्स हो, बड़ी बड़े इदारों में वो लीड कर रहे हैं, लेकिन सैडली ये इंजीनियर्स पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि सारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यहाँ पर उनको मौके मिलते नहीं है, दुनिया भर में मिलते हैं। और स्पेशली जो करप्शन है
उसकी वजह से भी हम जानते हैं ठेके किस तरह दिए जाते हैं और अपने मनपसंद लोगों को ठेके देकर तो 100 रुपए दिए जाते हैं, उसमें 10 रुपए में काम होता है, 90 रुपए रिश्वत में जाते हैं, जिसकी वजह से आज कराची डूबा हुआ है। मैं खुद ऑफिस आते हुए जो मेरा 20-25 मिनट का रास्ता था तकरीबन 1.5 घंटे में खत्म हुआ। वजह यही थी मिस मैनेजमेंट, ना अहली। हुकूमत को सोचना होगा, सिंध सरकार को सोचना होगा कि वो कराची के साथ सौतेले बच्चे वाला रवैया कब तक इख्तियार रखेंगे। हमेशा बात यही की जाती है कि हमेशा से जो है कराची से जो है पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलता, इंटीरियर से मिलता है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, कराची को उसका हक नहीं देती है। खुदारा अब तो इलेक्शन सर पे खड़े हैं और पंजाब की जो सूरत हाल थी और जो से मुल्क के पॉलिटिकल सिनारियो, उसके बाद सिंध हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए ताकि कराची वाले भी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बारिश को थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकें। जुनेद अहमद लाहौर की जानिब लेके जा रहे हैं हमें। जुनेद अहमद है हमारे साथ इस वक्त, उनसे हम अपडेट लेंगे, वो हमेशा ज्वाइन कर रहे हैं, कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। जुनेद बताइएगा क्या इत्तलात है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? लाहौर से हैं, सॉरी जी जुनेद बताइएगा। जी हाँ, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मौसम की बात करें तो सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है, ताहम हब्स की शिद्दत के अंदर खासा इजाफा दिखने में आ रहा है और हवा के अंदर नमी का तनासुब भी जो है वो खासा ज़्यादा है। 73% जो है वो हवा में नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का हाल बताने वालों ने जो है वो लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला के अंदर आज बारिश की नवीद सुनाई है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों की बात की जाए तो खुशाब, गुजरावाला, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल और दीगर पंजाब के इलाकों के अंदर आज इस जो है वो वक्फे के साथ गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मानसून का ये जो स्पेल अब पंजाब के अंदर दाखिल हुआ है ये पीर तक जारी रहेगा और पीर के रोज तक जो है वो पंजाब के बेशतर अजला के अंदर इसी तरह बारिश बरसेगी और इसी तरह मौसम जो है वो अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। लाहौर के दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी राइट, जुनेद हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, लेकिन लाहौर फिर भी खुशकिस्मत है, वहाँ इतना पानी बढ़ता जमा नहीं होता जितना कराची में होता है, क्योंकि यहाँ तो नाले हैं नहीं। वहाँ पर फिर थोड़ी सी प्लानिंग है, स्ट्रेट की वजह से स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज बना दी जाती है और लोग बारिश इंजॉय कर पाते हैं। पर कराची में ऐसा नहीं होता। लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि आने वाले 10 सालों के बाद शायद कराची में बर्फबारी भी हो, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है। हम देख रहे हैं जुलाई के महीने में कराची वालों को लंदन जैसा माहौल मिला है। पिछले 10-12 दिनों से बादलों ने हमें घेरा हुआ है, धूप बड़ी कम मिल रही है और साथ साथ जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है वो बहुत इस वक्त सीरियस है। 104 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, हजारों लोग इस वक्त नकल मकानी पर मजबूर है, अपने घर बार छोड़ के जा रहे हैं, जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है, सैलाबी सूरत हाल, तुग़यानी, बंद टूट जाना। आई होप कि हमारे इदारे हरकत में और बलूचिस्तान को वो रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयाँ दी जाएं वो जो वो डिजर्व करते हैं। तो हमारे साथ उवैस हैदर मौजूद है, माहिर मौसमियात। उवैस बताइएगा, क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंज दुनिया को परेशान किए हुए है, हमें भी परेशान होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम पानी निकालने में मसरूफ हैं तो इसलिए वेदर और क्लाइमेट चेंज का डिस्कशन नहीं हो रहा है कि किस तरीके से मौसमियाती तब्दीलियां हमारे मुल्क को असरअंदाज हो रही हैं। आप रोशनी डालिए उवैस। उवैस, आप मुझे सुन सकते हैं? आई थिंक उवैस कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हम सबका आवाज नहीं आ रही है। उवैस आए वापस तो वरना यकीनन मौसमियाती तब्दीलियों ने आपको ही बड़ा मुतासर किया होगा। बिल्कुल, हम जानते हैं कि सड़कों का जो हाल है, कराची की सड़कों का जो हाल है, ऑफिस आने जाने में हमी का सामना है, ये बात हम सब जानते हैं, कराची के रहने वाले बखूबी इस बात को जानते हैं। और हब डैम टूटने से उसके बाद जो 2 लोग भी उसमें तेज़ी में डूब के उसमें बह गए हैं पानी के अंदर, जिस तरह की सूरत हाल है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम पहले से इन तमाम इमरजेंसी अलर्ट के बावजूद हम पहले से कोई प्री प्लानिंग क्यों नहीं करते। तला आपने बहुत अच्छी बात की कि इतने सारे इंजीनियर हैं, पाकिस्तान के ही बहुत इंजीनियर्स हैं जो बाहर ममालिक में जाके काम कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, रोड मैप्स बनाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, यूके में, कनाडा में, यूएस में काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ हमारे यहाँ इस तरह के रोड मैप्स क्यों नहीं बनते। खैर, उवैस हैदर ने हमें ज्वाइन कर लिया और उवैस हैदर से बात कर रहे थे। उवैस, ये बताइएगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेदर की सूरत हाल है, बदलता मौसम जिस तरह का है, हम देख रहे हैं 15 दिनों से कराची में मुस्तकिल बारिश हो रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्लाइमेट चेंज के कितने मजीद असरात हमें देखने को मिलेंगे? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारी क्लाइमेट में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही है और टेम्परेचर जो है रेज करता जा रहा है मुसलसल, जिसकी वजह से वेदर इवेंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा सिवियर हो गए हैं। मानसून की बात की जाए तो आपके सामने है कि कराची शहर में इस वक्त जो है किमाड़ी की अगर खाली बात कर ली जाए तो वहाँ 700+ मिलीमीटर अब तक इस मंथ में बारिश हो चुकी है। दीगर इलाकों में 400 to 500 मिलीमीटर कराची बारिशें फेस कर चुका है। दिन की बारिश जो है 500+ इस बार मानसून अब देख चुका है।
बलूचिस्तान भी 600 अब मानसून देख चुका है। तो क्लाइमेट चेंज यकीनन हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा दुनिया जो है तब्दील हो रही है, टेम्परेचर रेस कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का हमने और वैसे सुनने में ये भी आ रहा है कि आइंदा सालों में आने वाले 2-3 महीने कह रहे हैं कि मुस्तकिल पाकिस्तान में बारिशों के इम्कानात देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा क्या है? देखिए, मानसून का जो सीजन होता है वो हमारा जो है नॉर्मली जो है जुलाई टू सितंबर तक कंटिन्यू रहता है पाकिस्तान में। तो इस बार भी यही एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर तक कंटिन्यू करें मानसून, लेकिन जो है इस दफा इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ था कि अबव नॉर्मल, ये हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अबव जा रहा है इस दफा। तो हम जरूर कह सकते हैं कि इससे बहुत ज्यादा क्लाइमेट का इफेक्ट है। हमने जो अपने एनवायरनमेंट को और क्लाइमेट को खराब कर दिया है, बहुत ज्यादा हमने जो तब्दीलियां ले आए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए, उसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से हमारी जमीन जो है अभी से गर्म हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। आपने गुज़िश्ता दिनों देखा होगा कि ग्लेशियर्स पिघलने से जो है दरियाओं में जो है तुग़यानी हुई, ब्रिज गिलगित बल्तिस्तान में टूटे और इस तरह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। अब मजीद जैसे बारिशें हो रही हैं तो पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया, खुसूसन बलूचिस्तान बहुत ज्यादा इफेक्ट है। रास्ता सड़कें टूट चुकी हैं, ब्रिज टूट चुके हैं, हमारा जो है रास्ता दूसरे शहरों से मुनक़ता हो चुका है। तो ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर भी नजरसानी करें और जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व किया जाए, इसको मिटिगाएं। हम आइंदा आने वाले सालों में इन सिचुएशन से जो है महफूज रह सके और मिनिमाइज कर सके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को तो अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई रोक सकेगा। और हमारी जो दुनिया इस वक्त जो जिस हाल में जा चुकी है, तो बैकवर्ड आना बहुत ज्यादा सही, बिल्कुल ठीक। उबैद हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह दुनिया आगे जा चुकी है उसका बैकवर्ड आना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ हमारे रहनुमाई मौजूद थे, आप सबका ही बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और मौसम बारिश का हो या गर्मी का हो, ह्यूमिडिटी और डेंस की वजह से हमें एयर डेंस की वजह से हमें हर वक्त हाइड्रेट रहने की ज़रूरत है ताकि आप गर्मी भगाएं और ठंड रख सकें। सो स्टे हाइड्रेटेड। इसी के साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। देखते रहिए दुनिया बोल है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और तलहा आप काफी स्मार्ट लग रहे हैं, बारिश की एंजॉय कर रहे हैं क्या? अंदर टी-शर्ट की मैंने कहा जरा इज्जत बचाने के लिए कोट पहन लेता हूं। ब्लू ना, रात को जब मैं न्यूज़ देख रहा था तो मैं बड़ा परेशान हुआ। उसकी वजह ये थी कि IMF दुनिया भर की इकोनॉमीज को चला रहा है। IMF ने दुनिया भर की इकोनॉमिक आउटलुक को डाउनग्रेड किया है। यानी उनका ये कहना है कि उनकी जो आने वाले साल में ग्रोथ की फोरकास्ट जो पहले 6% के करीब थी, अब वो 3% के करीब आ गई है। बांग्लादेश ने IMF से पैसे मांग लिए अपनी मईशत को सहारा देने के लिए, तकरीबन $4 अरब के करीब। साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से बढ़ती जा रही है। तो इस वक्त मैं बहुत इससे परेशान इसलिए कि नेशनल इकोनॉमिक प्लान अगर हमने जल्दी नहीं बनाया, क्योंकि हम इकोनॉमिक टर्मोइल से निकलने के लिए जब तक हमने अपना पॉलिटिकल टर्मोइल कंप्लीट नहीं किया, हमने अगर सियासी सूरत हाल को बेहतर नहीं किया, तो हमारी मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी और मुआशी तौर पर हम बड़ी मुश्किल में हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी हर जगह खड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह है, लेटर ऑफ क्रेडिट खुल नहीं रहा। एक और बड़ी खबर आई थी कि PSO की जो LC खुली है, PSO आप जानते हैं ऑयल मंगवाता रहता है इंटरनेशनल मार्केट से, $65 मिलियन की वो तकरीबन $60-65 मिलियन की वो LC थी, तो जिसपे डॉलर का रेट जो लगाया गया वो 245 लगाया गया और इस वक्त इंटरबैंक में मार्केट में 232 के करीब जो है इस वक्त डॉलर ट्रेड हो रहा था। तो अंदाजा कीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन आप चलें क्रिकेट की तरफ चलते हैं, छोड़ें सीरियस इश्यूज छोड़ें, आप आगे जाएं क्रिकेट की तरफ शो में। लेकिन मैं पूछना चाह रही थी कि आपसे क्रिकेट के बारे में क्या ख्याल है आपका, कैसे क्या लगता है आपको कि श्रीलंका जीतेगा या पाकिस्तान? क्योंकि अब आपको हम बताते हैं क्रिकेट की सूरत हाल क्या है कि जहां हमारी प्यारी कौमी क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइन इस वक्त फ्लॉप होने के बाद श्रीलंका की कामयाब बैटिंग लाइन ने पाकिस्तान के खिलाफ 323 रन बनाए हैं। दोनों मुल्क जो है ना 212, अच्छा जी 212 रन बनाए हैं, सही 212 रन बनाए हैं और 5 आउट है इस वक्त। पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में भी, और यकीनन मैच चल रहा है और यकीनन इसकी तरफ सारी नजरें लगी हुई हैं। सैयद मोहम्मद ओवैस हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर भी हैं और उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे जी क्या वजह है कि इस तरह हमारी टीम की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। जी सैयद ओवैस साहब बताइएगा। देखें, एक चीज़ तो अच्छी थी कि अगर आप ऐसे क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे अच्छा लगा कि श्रीलंका ने टफ टाइम दिया। आपको याद हो श्रीलंका एक थोड़ा सा वीक लिंक था क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड्स भी खेला, लेकिन जिस तरीके से पिछली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन लोगों ने एक पैनिक क्रिएट किया, मैं कहता हूँ
अराउंड द वर्ल्ड वापस एक श्रीलंका वापस जिस तरीके से फाइट किया और खास करके जो उनकी क्राइसिस की सूरत हाल है, पता आपको खुशी मैं कहता हूँ उनकी ऑडियंस के ऊपर वापस आई। पाकिस्तान के लिए ये सीरीज इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि पाकिस्तान ने टेस्ट चैंपियनशिप के लिए आपको लेकिन काफी टफ टाइम दे दिया श्रीलंका ने। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा? देखिए क्रिकेट फनी गेम है हमेशा। कहना थोड़ा सा आपको पता है कि अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं पाकिस्तान की तो तीसरी चौथी इनिंग्स में हमें हमेशा हम लोग कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। जो आप एक बात अभी इंट्रो में भी कर रही थी, आपने देखा होगा पहली मैच के अंदर पाकिस्तान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन दूसरे मैच के अंदर जो बैटिंग ऑर्डर है वो बिल्कुल अपना क्लिक नहीं कर पाई। आपका जो मिडिल ऑर्डर हमेशा जो बात करते हुए काफी टाइम से आप देखें तो हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो एक थोड़ा सा मुश्किल जो सा फैसला भी शायद पाकिस्तान को करना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड को, और उस मुश्किलात से गुजर रहा है। क्योंकि आप देखें हमेशा रिलाई नहीं कर सकते इमामुल हक और अपना बाबर आजम के ऊपर हो जाए, क्योंकि आपने अब्दुल्ला शफीक पे आपने मिडिल ऑर्डर को भी साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बिल्कुल आपको नजर आता है कि वो फ्रजाइल है, कि इतना कोई ऐसा कंटेंडर वहां पर मौजूद नहीं जो कि बड़ी इनिंग्स खेल सके। अजहर अली से बड़ी तवक्कुआत होती थी कि अजहर अली क्योंकि एक मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे, सीनियर कैंपेनर है। लेकिन आपने अब्दुल्ला शफीक की बात की, तो अब्दुल्ला शफीक की जो परफॉर्मेंस फर्स्ट टेस्ट मैच में थी, तो क्या ऐसी हमें परफॉर्मेंस इस विकेट पे देखने को मिलेगी? देखिए विकेट आसान नहीं है ये वाला, क्योंकि बॉल थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ आपको डीप इन द ग्रीस जाके तो आप पाकिस्तानी बैट्समैन उनसे आपको थोड़ा बहुत खेलना पड़ता है, और खास करके जितना एग्रेसिव से खेलेंगे उतना आपको प्लस पॉइंट मिलता है यहाँ पर। क्योंकि आप श्रीलंकन बैट्समैन को देखें तो उन्होंने एग्रेसिव खेला है। अभी आपको 360 के करीब आपकी लीड है इस वक्त, और आई गेस जो 400 कोशिश उनकी ये होगी 400 सवा 400 करें। और आपको पता आज का दिन भी बाकी, कल का दिन भी बाकी है, तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है। लेकिन जो आपके ओपनिंग बैट्समैन है खास करके अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की बात करें तो इनको एग्रेसिव थोड़ा बहुत होना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा टेस्ट के अंदर आसान नहीं होता इतना बड़ा स्कोर करना। लेकिन पार्टनरशिप के साथ आपको चलना पड़ेगा प्रॉपर प्लानिंग के साथ, क्योंकि अगर आप श्रीलंका को देखें ना उनके पास एक बड़ी अच्छी मैं कहता हूं। आपको क्या लगता है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए ओवैस, के ड्रॉ की तरफ लेके जाएं या मैच विन किया जाए? देखें ड्रॉ की तरफ तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको पता है टेस्ट चैंपियनशिप है, आपकी कोशिश यही होगी कि हम लोग इस मैच को भी जीतें, क्योंकि आपने ऑन द ट्रॉट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 टेस्ट मैच जीतने अगर आपने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना है टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। और इसके बाद जितनी सीरीज है वो मुश्किल है। कोशिश हमारी यही होगी कि इसको हम जीतें, क्योंकि दिन मैं वही कह रहा हूँ कि आपके पास कम से कम आज का और कल का दिन जरूर मौजूद होगा। प्लानिंग क्या होती है पाकिस्तान की, क्योंकि आपको एक चीज श्रीलंका से देखनी पड़ेगी। डिक विला क्योंकि एग्रेसिव क्रिकेटर है, उनको डाउन दी ऑर्डर भेजा, उन्होंने पहली इनिंग्स में स्कोर किया। दूसरी इनिंग्स के अंदर आप देखें उनको अब दी ऑर्डर भेजा कि एग्रेशन, मुझे नजर आता कि शायद वो थोड़ा सा चाह रहे हैं कि एग्रेसिव खेल के स्कोर कार्ड को आगे लेके जाएं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये चीजें आपको शफल बीच में इसको मेंटली तौर पर जो पाकिस्तान क्रिकेट ने यहाँ पर इस्लामाबाद में भी जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस की थी कि किस प्रेशर सिचुएशन में हम क्या बैट्समैन को उतार सकते हैं। तो वो आज देखने वाली बात है। इम्तिहान की घड़ी जरूर है इनके लिए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की मैं कहता हूँ कमी जरूर महसूस हुई पाकिस्तान को, क्योंकि वो नहीं थे तो आपको आपका अटैक नजर आया कि वो बिल्कुल वीक लिंक पे चला गया। तो चीजें हैं कि पाकिस्तान को टेस्ट मैच के अंदर मैं कहता हूँ कुछ ठीक करने की जरूरत है। सही, यकीनन बहुत सारी चीजें ठीक करने की जरूरत है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी मैच जीतेगा। सैयद उवैस बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मैं एक सवाल करना चाहूंगी तरह से कि नसीम शाह, अगर हम बात करें यासिर शाह, मोहम्मद नवाज ने कल विकेटें ली, आगा सलमान की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग से इस वक्त कितनी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं, आपको क्या लगता है? देखिए आपको पता है यासिर शाह के इंजरी से वापस आ रहे हैं, और यासिर शाह के ऊपर जरा क्रिटिसाइज क्योंकि लोग करते भी हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पर नाई की दुकान पे भी जो बंदा बैठा था क्रिकेटर बना होता है वो कहता है जी ऐसे होता मैं ऐसे कर देता। यार देखें जो लेग स्पिनर होता है वो एक अटैकिंग बॉलर है, उसने रन्स तो लीक करने लेकिन उसने ब्रेक थ्रूज भी आपको बीच में देने हैं। नसीम शाह की अच्छी बात यह है कि आपको पता है वही बात की इंजरी से वापस आए, लेकिन उनकी फिटनेस नजर आपको, क्योंकि इन विकेट्स के ऊपर आपको टेयर अवे क्विक आपको चाहिए होता है फास्ट बॉलर, उन्होंने वो अपना एक चीज वो संभाल के रखी हुई है। शायद लोग मुझसे नाराज हों, लेकिन हसन अली इज द वीक लिंक मैं कहता हूँ, क्योंकि हसन अली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपको पता है इंग्लैंड के काउंटी में जब अभी रिसेंटली वो विकेट्स दूसरी हैं, ये विकेट्स बिल्कुल दूसरी हैं। यहाँ पर आपको पेस क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनकी 132 के करीब हो चुकी हुई है, बॉल में वो चीज़ नहीं है जो कि हसन अली नजर आते थे, जो बॉल इन स्विंग उनकी कटर जो होता था। तो हसन अली मैं थोड़ा बहुत कहता हूँ वीक लिंक है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखें यही बात होती है प्लानिंग के साथ आप चलते हो कि लिमिटेड क्रिकेट का आपका कौन सा फास्ट बॉलर है और टेस्ट क्रिकेट का कौन सा फास्ट बॉलर है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की गेम ही अलग है। हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आप T20 स्क्वाड के अंदर परफॉर्मेंसेस करके तो आप उनको वनडे और टेस्ट मैचेस खिला देते हो, बेंच लाइनअप आपके पास मौजूद है, लेकिन हसन अली की परफॉर्मेंस और हसन अली की फिटनेस जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद उवैस साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे। सो मच।
और फिलहाल तलहा अब बात कर लें आपकी हम फेवरेट टॉपिक की, मईशत की। यकीनन जब तक इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर नहीं होंगी, हमारी जिंदगियां भी बेहतर नहीं होंगी। हम क्रिकेट देखकर दिल तो बहला लेंगे, जिक्र भी कर लेंगे बॉलिंग का, बैटिंग का, लेकिन जब जेब खाली हो, गाड़ी में पेट्रोल ना हो, सड़कें टूटी हुई हो, दफ्तर पहुंचना बहुत मुश्किल हो, तो इंसान सोचता है कि यार मैं किस मुल्क में रह रहा हूं। तभी तो हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन होता है, सारे काम के लोग बाहर चले जाते हैं। जब ऐसे हालात होंगे तो डॉलर ऊपर जाएगा। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर स्पोक्स पर्सन भी हैं और बड़े माहिर मुआशियात भी हैं। मुजम्मिल साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ये बताइए, IMF ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ का जो उनका फोरकास्ट होती है उसको भी नीचे कर दिया है, 6 से वो 3% पे ले आए हैं। बांग्लादेश भी IMF से पैसे मांग रहा है। ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि PSO की LC जो खुली है वो 245 पे खुली है, ग्रीस के एक बैंक ने उनकी गारंटी ली है। आज हम मुजम्मिल साहब को गाड़ी भी बुक कराने जाते हैं तो उसके बुकिंग ऑर्डर पे लिखा जाता है सब्जेक्ट टू स्टेट बैंक LC। एक्सपोर्टर्स के लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खुल रहे हैं। अफसोस की बात यह है और डॉलर की उड़ान जारी है। हम कहां खड़े हैं मुजम्मिल साहब, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस तरह बचेंगे? देखिए, बात यह कि पाकिस्तान के पिछली जुमेरात के हिसाब से 9.3 अरब डॉलर के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं, और ये ज़खायर जो हैं अगर आप 2019 में चले जाएं तो 7.1 अरब डॉलर तक चले गए थे। तो अगर देखा जाए तो उससे बहुत बेहतर है। अभी चीन से पिछले 2-3 हफ्ते पहले आपको 2.3 अरब डॉलर मिले, लेकिन ये हुकूमत ने इतना पैनिक खुद क्रिएट कर दिया, और ख़ास तौर पर जो उनके वज़ीर ख़जाना है वो कभी कहते थे मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है, वो कभी कहते थे शौकत खसारा छोड़ दिया, गलत आदाद शुमार दिए। उससे हुआ क्या कि मार्केट में लोगों ने जो है अपने आप रिस्क एवर्जन शुरू कर दी, स्पेकुलेशन शुरू कर दी, और लोगों ने जो है डॉलर खरीद के जो है साइड पे करना शुरू कर दिए, मार्केट में बेचे नहीं। ठीक है ना। हुकूमत ने उसमें मजीद अपनी तरफ से, जिसे कहते हैं हम आम अल्फाज में बेड़ होशियारी का वर्ड यूज करते हैं, उन्होंने इंपोर्ट पे बैन लगाया। लोगों के जहन में वो शक शुबा और बढ़ गया कि पता नहीं इंपोर्ट पे बैन लगाया तो क्या मुल्क में होने वाला है, तो उससे और अनसर्टेनिटी पैदा हुई। अब वो पता लग रहा है कि समरी तैयार हुई भी है, किसी वक्त भी वो इंपोर्ट से बैन भी। ठीक है, तो वो इस तरह के इकदाम शुरू किए। फिर आपने अभी खुद बताया कुछ बैंक के हालात के बैंकों को मना कर दिया कि आप LCs ना खोलें। स्टेट बैंक ऊपर से SRO से वो जो है नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन निकालता रहा। फिर बैंकों ने क्या कि दरामद कुंदगान और बरामद कुंदगान, उन दोनों को अलग अलग डॉलर का रेट दिया, यानी कि स्टेट बैंक का कंट्रोल ही खत्म हो गया। अगर आज मैं और आप पढ़ते हैं 232 रुपए का इंटर बैंक है, तो इंपोर्टर को 240 का मिल रहा है, एक्सपोर्टर को 232 रुपए दे रहे हैं। 8-10 रुपए बैंक खा रहे हैं बीच में। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये हमेशा सुनते हैं कि मुजम्मिल साहब ये हमेशा खता कलामी की माजरत, हमेशा हम ये सुनते हैं कि हुकूमत की वजह से मईशत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, जो हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है। कल अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई है, तो उससे भी आपको लग रहा है कि मईशत पे कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, हैरत की बात यह है कि हालांकि जब सूबाई हुकूमत आती है तो मार्केट्स में वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक आपके वफाकी हुकूमत ना आए। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें, स्टॉक मार्केट कल भी जो है मुस्तहकम थी और आज भी मुस्तहकम है। तो यूजुअली ऐसा हो कि अगर सेंटर की गवर्नमेंट अगर नीचे प्रोविंस हार जाती है या किसी वजह से उसकी हुकूमत चली जाती है, तो लोगों के जहन में और अनसर्टेनिटी पैदा होती है। लेकिन जिसका रिवर्स हुआ है, विच इज अ गुड साइन। तो इसका मतलब ये है, तो यानी आपको लग रहा है कि रिवर्स हुआ है, मजीद अनसर्टेनिटी नहीं हुई कि वफाक में जो है वो नून लीग है और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो आपको लग रहा है कि इसका रिवर्स में मजीद अनसर्टेनिटी नहीं आएगी और मईशत में? नहीं, लोगों के जहन में ये है कि बस ये वफाकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हुए हैं और ये पंजाब लूज कर गए हैं, तो अब ये भी चले जाएंगे यहाँ से। तो इसका मतलब ये कि जनरल इलेक्शन रिज्यूम कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट थोड़ी सी फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो स्टॉक मार्केट ने ये सिग्नल्स देना शुरू कर दिए हैं। करेंसी मार्केट का जरा सा फॉरवर्ड लुकिंग का मसला नहीं होता, वो स्पॉट मार्केट होती है ज्यादा, क्योंकि आज आपको कितनी जरूरत है उस हिसाब से ट्रेडिंग होती है। तो वो भी इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये हुकूमत के जाने तक के परवाने पे आगे जाती है, तो आप देखेंगे कि करेंसी मार्केट भी स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। मुजम्मिल साहब, हमें याद है कि जब शहबाज साहब ने ओथ लिया था एज द प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा था कि हमारे आते ही जो है वो डॉलर जो है ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट चढ़ गई है। परवेज इलाही साहब के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद क्या इंपैक्ट आएगा डॉलर पे, स्टॉक मार्केट्स पे? क्या इसको पॉजिटिवली लिया जाएगा, नेगेटिवली? मुजम्मिल साहब देखिए, मैंने अभी यही सवाल का जवाब दिया कि जब सूबाई हुकूमतें जो है
उनकी कारकर्दगी से मार्केट ऊपर नीचे नहीं होती। अभी फर्स्ट स्टेप में ये लोगों का कॉन्फिडेंस रिवाइव हो जाएगा कि अब ये हुकूमत, देखें कॉन्फिडेंस रिवाइव की जो लिंकेज है वो ये है कि ये हुकूमत जाए। तो पहला अगर ये स्टेप हो जाता है, उसका पहला स्टेप हमने ले लिया, पंजाब हुकूमत वापस ले ली। जिस दिन इन्होंने इस्तीफा दे दिए इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे तो ये दूसरा स्टेप होगा और वो मार्केट को एक बहुत कॉन्फिडेंस। लेकिन मुजम्मिल साहब, अभी तो अगर लोगों के जहन में कंफ्यूजन है कि ये हुकूमत अगर चली जाएगी या ये हुकूमत जाने वाली है, तो इन्वेस्टर तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना अपनी, फिलहाल वो तो वेट करेंगे ये तो इलेक्शन का या हुकूमत जाने का। देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, IMF की इस्लाहात को निपटाएगी, और अगर आज से देखें आप लोग शुरू हो जाएंगे ना कि पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है और इलेक्शन कौन जीत रहा है, जब इस तरह के सर्वेज आएंगे कि जी PTI जीत रही है 2/3 से या 3/4 से, तो मार्केट उसको बिल्ट इन करती है, मार्केट पहले से करती है बिल्ट इन। तो आप देखेंगे कि मार्केट में कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। ये मेरी बात आप चलाएं वापस, और इंशाल्लाह ताला आज से ही एक लोगों के अंदर खुशी की लहर, पॉजिटिविटी तो आना शुरू हो गई जो बिल्कुल खत्म हो गई थी लोगों के अंदर। पॉजिटिविटी आना शुरू हो गई, ऑप्टिमिस्टिक है। मुजम्मिल साहब आप बड़े, ये बताइए आप भी कराची के रहने वाले हैं, कराची आइट हैं, और बारिशों का सिलसिला कराची में जारी है, जिसके बाद एक टूट फूट का शिकार हो गया। हमारी सड़कें जिस तरह से गड्ढे बन गए, नाले बन गए, खड्डे बन गए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना मुश्किल हो गया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगस्त की एंड में यहाँ पर लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी हैं, तो उसमें उसको आप कैसे देख रहे हैं, और इसमें जो करंट कंडीशन है कराची की उसके और आप क्या कमेंट करेंगे मुजम्मिल साहब? देखिए, हम तो भाई पैदा होके जवान होके अब बूढ़े होने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जो सिंध हुकूमत है इनकी कार में जूं भी नहीं रहती, और ये जो है आवाम, पता नहीं कौन सी आवाम वोट देती है, हमारी कराची की तो इनको देती नहीं है वोट, कराची से इनको एक सीट भी नहीं मिलती। और जिस जगह का आपका वोट बैंक ना हो और वहाँ पे आप हुक्मरानी करें तो फिर उसका नतीजा यही निकलता है, नाकिस काम, लापरवाही, चोरी चकारी, क्योंकि वो आपकी ओनरशिप ही नहीं है ना वहाँ पे। तो जब तक ओनरशिप नहीं होगी, वालों के हाथ में जो है कमान नहीं देंगे, तो आप ऐसे ही हालात देखेंगे। सौतेले बच्चे वाला किरदार चलता रहेगा कराची के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, गिविंग अस योर प्रेशियस कमेंट्स। उम्मीद करते हैं कि हमारी मार्केट्स का कॉन्फिडेंस बहाल हो, जैसे हमारा पॉलिटिकल टर्मोइल और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म होगी, हमारी इकोनॉमिक सर्टेनिटी वापस आएगी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल होगा, डॉलर अल्लाह करे नीचे आ जाए, वरना बहुत अल्लाह करे महंगाई हो गई और डॉलर तो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। मुझे यही लग रहा है कि जब तक हमारी हुकूमत का फैसला नहीं होगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तब तक डॉलर स्टेबल। एवरीथिंग दैट गोज अप मस्ट कम डाउन। और जेवलिन भी एक ऐसा खेल है जिसमें आप ऊपर फेंकते हैं उसको और वो फिर नीचे आता है, लेकिन जितना दूर फेंकेंगे उतना आपको पॉइंट ज्यादा मिलेंगे और जीतने के चांस। तो जेवलिन आपके पास एथलीट है, मैंने सुना। हाँ जी बिल्कुल, हम बात करेंगे हमारे एथलीट चैंपियन है, जेवलिन एथलीट चैंपियन अरशद नदीम हमारे साथ। कि अगर हम, जैसे कि आपने तलहा कहा कि जेवलिन एक ऐसा खेल है जिसमें हर पाकिस्तानी की दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारे पाकिस्तान में ऐसे कुछ लोग हैं जो इसमें कामयाबी हासिल करते हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हैं। तो हालिया दिनों में अरशद नदीम वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट हैं। यकीनन हमें सपोर्ट करना चाहिए अपने खिलाड़ियों को, और ऐसे खिलाड़ी जो अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में लहरा रहे हैं, हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, हमारा सीना मजीद चौड़ा कर रहे हैं, लेकिन सैडली हमारे कॉर्पोरेट्स उनको स्पॉन्सर नहीं देते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। क्रिकेट सारा पैसा जो ले जाता है बेचारे एथलीट्स को क्या मिले, वर्दा। खैर अरशद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, तलहा उनको भी अपने शो में शामिल करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कैसा लग रहा है उनको। जी अरशद नदीम, वेलकम टू दुनिया बोल है, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा ये बताइए कि आप इतने कम वसाइल के बाद आपने उसके बाद भी वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है और 5वीं पोजीशन हासिल की है, तो उस पर आना यकीनन एक हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, एक बहुत बड़ा एजाज़ है आपके लिए भी। तो कैसा रहा मुकाबला और किसको क्रेडिट देना पसंद करेंगे इसका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपना बोल चैनल का जिन्होंने मुझे अपना लाइव लिया। जैसा कि देखा जाए तो अभी ओलंपिक्स के बाद काफ़ी कंपटीशन आए, क्योंकि मुझे इंजरी भी थी, तो मैंने इंजरी की वजह से काफ़ी कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप का मेरा टारगेट था कि इंशाल्लाह उसमें अच्छा परफॉर्म करूँगा। तो देखा जाए तो आपके सामने ही है, सबके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया मैंने इंजरी के साथ। अच्छा ये बताइए कि जेवलिन थ्रो का शौक कैसे पड़ा? मैंने देखा है पाकिस्तानियों को इतना शौक जेवलिन थ्रो का, मुश्किल खेल है, इंजरी भी आपको थी, उसके बावजूद आपने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, शौक कैसे पड़ा आपको?
जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अगर देखा है इतना बड़ा परफॉर्म करने की वजह यही है कि पाकिस्तानी कौम से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यार मुझे मिल रहा है, उनकी दुआएं हैं मेरे साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है इंसान को, जैसा कि दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह निकलती हैं पाकिस्तानी कौम की दिलों से, और वैसे इंसान को जज्बा आता है, और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जज्बे के साथ इतना बड़ा परफॉर्म किया, तो इसी तरह मेरे लिए अपना मुझे प्यार मिलता रहे और मेरे लिए दुआ करते रहे, तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह। अच्छा, इंजरी भी अभी आपको हुई है, डेफिनेटली आप अभी पेन में भी होंगे। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद कई और मुकाबले आए, आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है कि मज़ीद इस हवाले से आप किस तरह की ट्रेनिंग करेंगे? जो आने वाले गेम्स हैं, जारी कैसे रखेंगे ट्रेनिंग्स? जी बिल्कुल, जैसा कि मुझे इंजरी थी तो अभी कंपटीशन खेला है, तो सासा इंजरी साफ ज़ाहिर है कि अभी मैंने कंपटीशन खेला तो इंजरी और भी ज़्यादा हुई है, तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह भी वर्क कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हैं अली बाजा साहब यूके से, और पाकिस्तान से डॉक्टर असद बादशाह साहब ने, उन्होंने बड़ा वर्क किया था। तो अभी मैं इधर इंग्लैंड में पहुँच गया हूँ, डॉक्टर साहब के पास ही हूँ, मेरी ट्रीटमेंट जारी है। तो इंशाल्लाह आगे तकरीबन 8-9 दिन पड़े हुए हैं। 5 अगस्त को मेरा क्वालिफाई राउंड है, 7 को फाइनल है, तो इंशाल्लाह मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, तो साथ साथ ट्रेनिंग भी जारी है। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि पाकिस्तानी कौम मज़ीद मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि इंजरी भी है और इतना बड़ा कंपटीशन भी है। इंशाल्लाह अच्छा यकीनन। जी अच्छा, ये बताइएगा अरशद कि अब अगले माह की 5 तारीख से फिर आपको गेम्स में देखने का मौका मिलेगा। कम वसाइल के साथ हुकूमत किस तरह से एथलीट को सपोर्ट कर रही है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो अभी जो एथलेटिक फेडरेशन जनरल कमसाई साहब है, जनरल सेक्रेटरी जफर साहब हैं, उस्मान भट्ट साहब हैं, और स्पॉन्सर हैं ज़ाद हुसैन साहब, अली साहब, तलहा साहब, ये वर्क कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी हमें अपना जो फैसिलिटीज़ दे, ताकि हम मज़ीद जो जाके आगे जैसे कि कंपटीशन आ रहा है उनके लिए भरपूर तैयारी करें, क्योंकि 2024 में दोबारा ओलंपिक्स आ रही है पेरिस में, तो उसकी अच्छी तैयारी करें और अच्छा रिजल्ट दें। बेस्ट टू यू अरशद, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आप अपनी इंजरी से जल्दी रिकवर करेंगे और जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के लिए मेडल जीत कर आएंगे, हम पूरी उम्मीद हैं, और आप भी ऑप्टिमिस्टिक रहिए। यकीनन इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर हिम, विदाउट एनी रिसोर्सेज, विदाउट एनी सपोर्ट, जहाँ तक पहुँचना, परफॉर्म करना। जेवलिन जैसे खेल में बड़ा मुश्किल खेल होता है, इसमें जब तक एंगल परफेक्ट ना हो बंदा फंस जाता है इसको थ्रो करते वक्त। हाँ, इन्होंने 86 मीटर डिस्टेंस पे जो है थ्रो किया। आप 8 मीटर से फेंक के दिखाएं, 8 मीटर मुश्किल है, 86 से दूर की बात है। 2 मीटर भी मुश्किल से फेंक दूं। लेकिन अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात आसान फरमाए, और यकीनन दुआ करते हैं कि कॉर्पोरेट्स आगे बढ़े, इनको सपोर्ट करें, जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। एक ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद यकीनन वर्दा में लेके चलेंगी। बादल हैं लेकिन फिर भी इनको सितारे नजर आ जाएंगे। हाँ, मुझे नहीं, हमारे प्रेडिक्शंस जो हम लोग हमारे करते हैं एस्ट्रोलॉजी, उनको नजर आएंगे। खैर, एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमें। सी यू आफ्टर अ ब्रेक। कंट्रोल है दुनिया, बोल है तेरी दुनिया, बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है तेरी दुनिया, बोल है। राइट, अब वक्त आ गया है कि अब वर्दा हमें सितारों की तरफ लेकर चलें। जी वर्दा, क्या है सितारों का हाल? बादल हैं, मगर हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट बड़ी ही मेहनत करके देख लेते हैं, जान लेते हैं सितारों की सूरत हाल क्या चल रही है इस वक्त। तो जो मुल्क की सिचुएशन चल रही है, वैसे तलहा एक बात है, जितनी प्रेडिक्शंस हुई हैं हमारे शो पे सब सही साबित हुई हैं। परवेज इलाही आखिर में कितनी ही रुकावटें आई, लेकिन उसके बावजूद भी चौधरी परवेज, ये बताएं आप चौधरी परवेज इलाही की तकरीब पे हालत बर्दारी देखने के लिए रात को कितनी देर तक जागती रही? 11:30 बजे तक। फिर आपका दिल टूटा होगा, तकरीब नहीं देखी होगी? नहीं, देख देख मैं सो गई। वैसे हो गई थी इस वक्त तक, तो 11:30 बजे कहा गया? नहीं, 11:30 बजे कहा गया था कि बात रात के 2 बजे तक चली गई थी। रात 2 बजे हो गई, मैं जब भी सो गई थी, मैंने कहा पता नहीं अब हो जाएगी, नशर भी नहीं की, क्योंकि मरियम औरंगजेब साहबा ने मना कर दिया होगा, पीटीवी तुम नहीं चलाओगे। नशर हुई थी तलहा, इतने से कोने में साइड पे से आ रही थी। वो मोबाइल से बनाई होगी। नहीं, लेकिन आ रही थी। लेकिन खैर, हम इस बारे में कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते। आगे सब जानते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। खैर, तो हम बढ़ते हैं आगे। तथा आप मुझे बताएं, सितारों पे क्यों नहीं बिलीव करती इनकी? आप क्यों, बिल्कुल अगर गाइडलाइन भी लेना चाहें, हम तो गाइडलाइन भी क्यों नहीं लेते? उस फिल्म देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि ठीक है आपको इसमें बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट गाइडलाइन कहा नहीं जाता। मेरी बहन लेट मी जस्ट क्लैरिफाई समथिंग।
कुरान पाक में ये वाज़े लिखा है कि ये जो सितारों का हाल बताने वाले हैं, हाथ पढ़ने वाले हैं, हाथ पढ़ाने वाले, दोनों जहन्नुमी हैं। तो इसलिए इस बात में कोई ये राय नहीं होनी चाहिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए कहा जाता है, होता है, ऐसा है, उसने कहा, इसने कहा। मेरे रब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वाज़े कर दिया है कि मुस्तकबिल का हाल बताने वाले जहन्नुमी हैं और अल्लाह ताला हमें उनसे बचाए। इसीलिए मैं सितारों को नहीं मानता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ऑफ कोर्स आई वुड नॉट लेट एनीवन डाउन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन I don't believe in it at all. तलहा आप बिलीव नहीं करते, अभी हम ये सेगमेंट नहीं करते। भाई प्रोड्यूसर साहब, मैं ये सेगमेंट अभी नहीं कर रही हूँ कि तलहा को पसंद नहीं है, तो अभी हम फिलहाल ये सेगमेंट छोड़ देते हैं। ये सेगमेंट मैंने छोड़ दिया तलहा, और कहिए और क्या चाहिए आपको? चलें जी, अब फिलहाल मैं अपना थोड़ा दुख रो लूँ। प्लीज, मुझे भी एक बड़ा दुख है। देखिए कि बच्चों के स्कूल शुरू होने वाले हैं, और बच्चों के स्कूल शुरू होते ही सबसे बड़े जो खर्चे आते हैं ना हमारे, वो बुक्स के आते हैं। ये प्रिंटिंग प्रेस से लेके जो हमें डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर उसके बाद जहाँ हम बुक शॉप पे जाके ले रहे होते हैं, इनफैक्ट स्कूल तक ये प्रॉपर मुझे लगता है कि एक माफिया है। इतनी महंगाई, अगर नर्सरी का कोर्स आप लेने जाएं तो वो भी आपको 8,500 से 9,000 का मिलता है, और वालिदैन बेतहाशा परेशान हो गए। इतनी महंगाई है, तालीमी अखराजात और बढ़ती फीसों से पहले ही वालिदैन बेचारों की हशर बुरा हो जाता है। वो शिकायतें कर करके थक जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई उस पर नहीं होती है। मगर आज एक नई शक्ल भी हम सामने आई है हमारे, कि अब जब कोर्स की बात आती है तो जी ये है कि पहले होता था ना कि पेरेंट्स कहते हैं कि जी हम उर्दू बाजार से जाके या कहीं किसी भी शॉप से बच्चे से पुरानी किताबें ले लेंगे, कजिन पहले पढ़ रहा था उससे पुरानी किताबें ले लेंगे, लेकिन अब वो नहीं होता। उनको चाहिए वो बुक्स और वो कॉपीज जिस पे स्कूल का जो है वो मोनोग्राम प्रिंट हुआ हो, वो स्कूल से ही पूरा आपको एक पूरा बॉक्स दिया जाता है। आप सिर्फ वहीं से खरीद सकते हैं, आप कहीं और शॉप से नहीं ले सकते। अगर कहीं और से आप लेके भी आ जाते हैं तो वो स्कूल में एक्सेप्ट नहीं की जाती। तो इसकी वजह क्या है? क्यों पेरेंट्स को इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो बच्चों को तालीम देने से भी जो है वो ये जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन तारिक शाह ने। तारिक साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। जो बात अभी वर्दा हमारे साथ अभी कर रही थी, यकीनन वो जो बुक्स की प्राइसेस हैं, हम कंटिन्यूसली देखते हैं, बुक्स एंड कॉपीज बोथ तलहा, बुक्स एंड कॉपीज बोथ कंटिन्यूसली देखते हैं कि जो स्कूल्स जिनमें इंपोर्टेड बुक्स जो होती है ना वर्दा, वो बाज़ औक़ात कहते हैं कि नहीं जी इसकी फोटो कॉपी नहीं चाहिए, ओरिजिनल ही चाहिए होगी। अब ओरिजिनल होती है 5,000, 7,000, 8,000, 9,000 की किताब होती है एक, और वो ओरिजिनल लेनी पड़ती है। जबकि उसकी फोटोकॉपी आप करवा लेंगे तो आपका 500-700 में काम हो जाना है, लेकिन वो फोटोकॉपी अलाउ नहीं करते हैं। ऐसी सख्तियां होती हैं। यकीनन सोचना चाहिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस को भी कि किस तरीके से वो सिलेबस की प्राइसिंग, और उसके बाद यूनिफॉर्म, फिर बैग, फिर बॉटल, फिर ये स्टेशनरी, ये सारा जो पैकेज है ना, ये बहुत बड़ा हो जाता है। स्टेशनरी भी क्या होती है आपको प्रॉपर, यानी कि वो सब लिख के दिया जाता है कि आपको जी इतने मार्कर्स चाहिए, आपको इतने कलर मार्कर्स चाहिए, आपको इतने हाइलाइटर्स चाहिए, आपको इतनी स्टेपलर पेन्स चाहिए, आपको ये ग्लू, इतनी ग्लू स्टिक्स चाहिए, और प्लस प्रिंटिंग पेपर्स के 2 पूरे आपको बंडल्स चाहिए, फाइल्स चाहिए, यानी कि इतनी ज्यादा महंगा। अच्छा, फिर बाद में पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ गई। 2 बंडल्स एक बच्चा कभी-कभी सोचते हैं कि यार वापस स्कूल जाते हैं कितना मजा आएगा, लेकिन जब ये सारी चीजें सुनते हैं तो नहीं जाना भाई। हमारा वक्त बड़ा अच्छा था, हो गया। हमारा वक्त वाकई बहुत अच्छा था, हम सपने से जाते थे अपनी, इतने एक्सपेंसिव भी नहीं था। लेकिन अब इतना एक्सपेंसिव हो गया कि माँ बेचारे सोचते हैं कि जी 2 बच्चे, जिनके 3-4 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो सोचते हैं कि 2 को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा दें। तारिक शाह साहब आ गए हमारे पास, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। थैंक यू शाह साहब। ये बताइए कि जो सिलेबस की किताबों की बढ़ती कीमतें, कॉपीज एंड बुक्स, उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको एक लिमिट में रखने के लिए आपकी एसोसिएशन क्या करती है सर? जनाब बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे हमें भी ऑन बोर्ड लेने के लिए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं वहाँ पर जो है वो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप जिस चीज़ पे भी हाथ रखेंगे वो बहुत एक्सपेंसिव नज़र आ रही है, और हम खुद इसको रियलाइज़ कर रहे हैं कि पेरेंट पे बर्डन जो है वो ना सिर्फ तालीम पे बल्कि हर चीज़ पे बढ़ता जा रहा है। तो जब बात आती है बुक्स एंड कॉपीज़ की, तो देखें इसकी प्राइसेस हम सेट नहीं कर रहे होते। तो जब पेपर कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है, और मैं आपको बताऊं इस साल तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जैसे सोने के रेट रोज़ाना की बुनियादों पे खुलते हैं, ऐसे पेपर के रेट रोज़ाना की बुनियादों पे खुले हैं। मतलब आज अगर आप पेपर लेने जा रहे हैं तो उसका रेट कुछ और है और कल कुछ और है। तो प्रोडक्शन वाले जो लोग हैं वो तो उन्होंने एहतजाज भी किया था, आपने खुद भी दिखाया होगा अपने चैनल पर कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो पेपर, मैं तो उसको माफिया ही कहूँगा, जो कार्टेल बन चुका है, अब वो अपनी मनमानियों पर जो है वो पेपर फरोख्त कर रहा है। ना सिर्फ मैं आपको बताऊँ इसमें महंगाई आपको बुक्स एंड कॉपीज में नजर आएगी, बल्कि इवन स्टेशनरीज में नजर आ रही है। हम जो वर्कशीट प्रिंट करते हैं उसमें भी महंगाई आ रही है। हम जो पेपर बच्चों के असेसमेंट पेपर देते हैं उसमें भी महंगाई नजर आएगी। मतलब ये ऐसी चीज है कि हम खुद इससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो हमें तो हमारी आपकी चैनल के तवज्जुह से यही रिक्वेस्ट है हुकाम बाला से कि जब ये सेशन स्टार्ट होता है तो कम से कम
जो स्कूल से रिलेटेड आइटम्स होते हैं उस पर सब्सिडी दी जाए, बेशक 2 महीने के लिए दे दी जाए, लेकिन सब्सिडी देना लाजमी है ताकि सही। तारिक साहब, ये तो बात आपने कर दी कि पेपर के जो हैं वो कीमतें बढ़ रही हैं, तो इस वजह से बुक्स और कॉपीज की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इसकी क्या वजह है कि जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है स्कूल वालों की जानिब से कि जी हमारा जो मोनोग्राम प्रिंट हुआ है वो बुक्स एंड कॉपीज आपको हमारे स्कूल से ही लेनी है, आप किसी ओपन शॉप से नहीं ले सकते। पहले आप भी स्कूल जाते थे, हम भी स्कूल जाते थे, हम कहीं से भी कॉपीज ले लिया करते थे और वो स्कूल में चल जाती थी, कवर चढ़ा देते थे उसके ऊपर। लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि नहीं जी फला स्कूल है तो फला मोनोग्राम ही प्रिंट हुआ होगा, वही कॉपी आपको लेनी है और वो सिर्फ आपको स्कूल से मिलेगी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी तो एक माफिया है ना। असल में मैं आपको बताऊं कॉपी तो ऑब्वियसली जैसे एक लेमन टर्म्स में होता है कि कॉपी कॉपी है, लेकिन इसमें फर्क है। आज भी जो कॉपी स्कूल में दी जा रही होती है उसकी पेपर क्वालिटी का फर्क होता है। इवन जो पेपर जो बुक्स कॉपीज जो है स्पेशली जो स्कूल से दी जाती हैं वो उस क्वांटिटी के हिसाब से दी जाती हैं ताकि बच्चा वो पूरे सेशन इस्तेमाल कर सके, और एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट की जा रही होती है, क्योंकि एक रफ कॉपी में और एक स्कूल की कॉपी में फ़र्क लाजमी होना चाहिए। क्योंकि जब हम बच्चों को कहते हैं कि आपको नज़्म ज़ब्त बरकरार रखना है तो हमें फिर वो नज़्म ज़ब्त स्कूल के अंदर रखना है। तारिक साहब मैं इसमें ऐड करूँ, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँ कि अगर कोई स्कूल बहुत महंगी कॉपी सेल आउट कर रहा है तो वो अनजस्टिफाइबल है, गलत है। हम भी उसको कंडेम करते हैं, हम मना भी करते हैं और हम चेक एंड बैलेंस भी इस पे कोशिश करते हैं कि रखें। लेकिन तारिक साहब कोई एकदम क्यों नहीं करते? मेरी बात जरा सुन लें प्लीज, क्योंकि देखें जो कॉपी स्कूल वाले दे रहे होते हैं उसकी आधी कीमत पे वही सेम पेपर क्वालिटी वाली कॉपी आपको मिल जाती है आसानी से। और जहाँ पे आपने बात मिल जाती है तारिक साहब, जहाँ आपने बात कही कि जितनी बच्चे के पूरे साल चल सके आप उस हिसाब से उसकी सिलेबस के हिसाब से कॉपीज देते हैं, तो वो लिस्ट तो आप लोग पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं कि जी आपको 200 पेजेस की 2 इंग्लिश की कॉपीज चाहिए, 100 पेजेस की आपको एक साइंस की कॉपी चाहिए और आपको आर्ट बुक इतने पेजेस की चाहिए, वो तो आप ऑलरेडी मेंशन कर देते हैं। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन क्यों है कि आपको स्कूल से ही लेनी है और स्कूल के मोनोग्राम वाली ही लेनी है? मेरा सवाल आपसे ये है, इस पे कोई एकदम क्यों नहीं होता? नहीं, मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि एक यूनिफॉर्मिटी तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना, और ये कोई आज वो तो ब्राउन कवर से भी हो जाती है, वो तो ब्राउन कवर से भी हो जाती है ना कि सिंपल ब्राउन कवर चढ़ा तो प्लास्टिक शीट चढ़ा लें आप, यूनिफॉर्मिटी तो उससे भी हो जाएगी। जो चीज जो है वो स्कूल से मिल रही है ऑब्वियसली वो उसके हिसाब से मिल रही है। अगर मैं पेरेंट के ऊपर कहूँ तो अनफॉर्चुनेटली एक मसला ये भी है कि पेरेंट ऑब्वियसली फिर कम पेजेस वाले भी खरीद लेते हैं, कभी उनको मिलती नहीं है, कभी वो सेशन स्टार्ट हो जाता है तो वो टाइमली चीजें पहुंचती नहीं है। ये तो आप कॉपीज की बात कर रही हैं, हम अगर बुक्स की लिस्ट भी पेरेंट को दे देते हैं तो ऑब्वियसली हम समझते हैं कि वो बिजी होते हैं अपनी जॉब्स के अंदर, अपने मामलात के अंदर, तो वो चीजों को कंप्लीट। शाह साहब वक्त का मैं ये बताइए, सुना है इस दफा स्कूल फीस कुछ ज्यादा बढ़ेगी महंगाई की वजह से, कुछ कंट्रोल कुछ मॉनिटरिंग हो रही है? शाह साहब स्कूल फी तो देखें मामला ये है कि 5% ज्यादा स्कूल को इंक्रीमेंट की इजाजत नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के साथ जो है वो इस पर अभी नेगोशिएशन चल रही है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है हमें टीचर इंक्रीमेंट उसी हिसाब से देने, रेंटल उसी हिसाब से बढ़ गए हैं, हर चीज़ की महंगाई बढ़ी है। जब ऑब्वियसली आप देखते हैं कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ चाहे उससे रिलेटेड हो या ना हो वो बढ़ जाती है, स्टेशनरी कॉस्ट बढ़ गई है, तो हमें इन सब चीज़ों को अगर केटर करना है तो स्कूल को शायद 5% से ज्यादा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा अगर उसको क्वालिटी मेंटेन। बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन तारे साहब मौजूद थे, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है 5% इंक्रीज नहीं होगा, स्कूल फीस में ज्यादा होगा। बहुत सारे स्कूल मनमाने रेट बढ़ा चुके हैं। अल्लाह रहम करे, तालीम का जो हाल है, जो बेसिक नेसेसिटी है इस मुल्क की, तालीम और सेहत, वही है जो इंसान की खाल उतार देते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। इस वक्त जो कीमतें चल रही हैं, वापस चलते हैं वर्दा की तरफ जो आप जाने को तैयार हैं, सितारों की जानिब। शायद चलें जी, वोट प्रेडिक्शन जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अजीम, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अजीम हनीफ, उनसे हम बात करेंगे। शेख अजीम हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है सितारों की। जी शेख हनीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। जी वालेकुम सलाम। सितारों की मेरी पोजीशन तो बहुत खराब है, आपने मुझे शेख से चौधरी बना दिया। हाँ जी, वो बाय मिस्टेक, माजरत बहुत माजरत। अच्छा जी अजीम हनीफ साहब, आपकी प्रेडिक्शन जो है वो सही साबित हुई। आपने कहा था कि कुछ डिलेज आएंगे, कुछ ताखीर होगी, लेकिन चौधरी परवेज इलाही ही बनेंगे सीएम पंजाब। हाँ जी, उसके बारे में मैंने यही कहा था कि लास्ट टाइम में जाके हमजा शहबाज को फेवर मिल रही थी, लेकिन ये है कि फेवर मिलने के मैंने उसके बाद भी अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर और 2-3 और चैनल के ऊपर ये प्रेडिक्ट किया था कि ये चेंज जो आई है या ये फेवर मिल रही है ये 2-3 दिन की है, बड़ी शॉर्ट सी है, और उसके बाद जुडिशरी अपना रोल प्ले करेगी और उसमें दोबारा परवेज इलाही जो है वो सीएम बनने के उनके बहुत सारे चांसेस हैं और वो बन गए हैं।
और अभी भी मैं यही इसी बात पे कायम हूँ, ये जो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था बोल न्यूज पे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने जो है इनमें से यहाँ अक्टूबर के फर्स्ट वीक से फेज स्टार्ट हो जाएगा इलेक्शंस का। अच्छा, अक्टूबर की फर्स्ट वीक से आपको लग रहा है कि इलेक्शन फेज स्टार्ट हो जाएगा? इलेक्शन देखने में नजर आ रहे हैं आपको विफाक के? जी, फेज उसका स्टार्ट हो जाएगा। वो नवंबर में करवाते हैं, दिसंबर में करवाते हैं, अक्टूबर के लास्ट में करवाते हैं, कहाँ करवाते हैं, लेकिन 2022 इलेक्शन का साल। 2022 आपको लग रहा है इलेक्शन का साल? एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है और ये आप करें कि अमूमन हमें सुनने में आ रहा है कि 2023 में ही अपने वक्त पे इलेक्शन होंगे, लेकिन आप हमारे चैनल पे इस वक्त एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2022 में इलेक्शन हो जाएंगे वफाक के। बिल्कुल यही होगा, 2022 में इलेक्शन हो जाएंगे। सही। अच्छा, तक ये बताइए कि आगे आपको क्या सूरत हाल नजर आ रही है? हमदा शहबाज सितारे क्या कह रहे हैं? अब वो खामोश बैठ जाएंगे या अभी मजीद कोई स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, कुछ करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि खत भी आ सकता है, जो लोग डी सीट कर सकता है, तो इस तरह की सूरत हाल मजीद पैदा होगी? नहीं, ऐसी सिचुएशन होने का तो कोई ऐसा चांसेस नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये है कि अभी जो जनरल इलेक्शंस अनाउंस होंगे, जो चीजें होंगी, उसमें पीटीआई को तो सपोर्ट काफी सारी अवामी सपोर्ट भी मिलेगी और बाकी पार्टीज के साथ भी इल्हाक हो सकता है। जो पार्टी छोड़ के गई थी, जो पीटीएम में साथ शामिल हुई थी, वो इधर वापस पीटीआई के साथ इल्हाक कर सकती हैं। और मुझे जो बहुत बड़ी चीज इसमें नजर आ रही है कि अभी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है, मुझे पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नजर आ रहा है। अच्छा, आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नजर आ रहा है? पीटीआई और पीपल्स पार्टी, पीटीआई पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नजर आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हुआ तो पीटीआई अपनी मकबूलियत खो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसमें ये है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की हद तक महदूद रहेगी, लेकिन ये है कि पीटीआई ज्यादा टेक ओवर करेगी चीजों को। चलें जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपने एक अलग सी बात हमें बताई है, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजीम हनीफ हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नजर आ रहा है। कल ही तो एक बहुत अजीब सी बात है कुछ उन्होंने कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस 22 जो है 2022 इलेक्शन का साल होगा। मैं सोच रहा हूँ कि 5 महीने साल के बचे हैं, 3 महीने का केयर टेकर सेटअप होगा, आर्मी चीफ भी नया आना है, यकीनन ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब तक स्टेप बाय स्टेप हम नहीं चलेंगे तो मुझे नहीं लगता 5 महीनों में हम इलेक्शन इसको करवा पाएंगे, क्योंकि यकीनन अभी फैसला भी होना है इलेक्शन का, 90 दिन केयर टेकर सेटअप के। उसके अलावा पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मेरे ख्याल से पीटीआई की कबर होगी, क्योंकि यकीनन इस वक्त जिस पीक पर पीटीआई है, अगर ऐसी गलती होती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो बातें इमरान खान साहब कह चुके हैं, बता चुके हैं, कर चुके हैं, और फिर अगर वो इस पर भी यू टर्न ले लेते हैं तो फिर आई थिंक बहुत बड़ा डेंट होगा, धचका साबित होगा पीटीआई के लिए और नुकसानदेह होगा। नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। चलें जी, खैर हमें भी यही लगता है, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है वो सिर्फ इसी वजह से कि वो उन सबसे अलग हैं, लेकिन अगर वो उन्हीं में जो पहले आपस में लड़ते थे, गुत्थम गुत्था थुक्कम थुक्का होते थे, आज सब साथ बैठे हैं खान की वजह से। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है वर्दा जी। बिल्कुल, आई होप आपको हमारा शो पसंद आया होगा। कल सुबह मुलाकात होगी आपसे 9 बजे। डेफिनेटली तलहा हमारे साथ मौजूद होंगे टाइम पे। सड़कों ने पानी ने बारिश ने इजाजत दी तो टाइम पर पहुंच जाए। कल मिलते हैं आपसे सुबह 9 बजे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।